बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। और मैं इसलिए ज़्यादा पुरजोश हूं कि जब मैं आईसीएमए में टैक्स का पेपर दे रहा था तो उस पेपर में ये आया था टैक्स ईयर क्या होता है। तो जो स्टूडेंट्स आईसीएमए के हैं, सीए के हैं या टैक्सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा है कि क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये क्या होता है टैक्स ईयर? टैक्स ईयर बेसिकली नॉर्मली तो होता है हर साल फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री और कुछ पर्सन जो हैं उनके लिए वो एक स्पेशल ईयर अपना अप्रूव करवाते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर में नहीं, किसी और ईयर उसका हो सकता है। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो, किसी का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं स्पेशल ईयर। तो स्पेशल ईयर की परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर से। तो कमिश्नर जब अलाउ करता है, बाज़ औक़ात परमिशन रिजेक्ट कर देता है उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे के, तो वो उसका स्पेशल ईयर हो सकता है या कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है, उसे रीज़न देनी पड़ती है। तो इसी तरह ये बेसिक जो होता है नॉर्मल, वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है, जो नॉर्मली मोर देन 90% लोगों का टैक्स ईयर होता है, जिसमें पर्सनस का टैक्स ईयर होता है, जिसमें वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और इसकी रिटर्न फाइल करते हैं इस पीरियड के रिलेटेड। तो अब लॉ क्या कहता है, हम लॉ पढ़ लेते हैं। सेक्शन है 74 टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है? फॉर पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में, एंड सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द टैक्स ईयर शेल बी द पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ, एक तो ये है कि वो 12 मंथ का पीरियड है और एंडिंग कब होता है? 30th डे ऑफ जून को। ठीक है। हेयर इन अफर्ड रेफर टू एज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, तो इसको हम फिर नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं, जो 30th जून को ख़त्म होता है। एंड शेल सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 बी डिनोटेड बाई द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। तो इसमें हम कैलेंडर ईयर पूरा हमारा होता है, ये डेट्स जिसमें फॉल करती हैं। सब सेक्शन 2 है वेयर अ पर्सन इनकम ईयर अंडर रिपील्ड ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, के जो पिछला ऑर्डिनेंस था उसमें किसी का डिफरेंट होता था नॉर्मल ईयर से, आर वेयर द पर्सन इज अलाउड बाई एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ईयर होगा। तो सच इनकम ईयर और सच पीरियड शेल बी द पर्सनस टैक्स ईयर हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। जो मैंने आपको बात बताई कि अगर किसी का डिफरेंट इससे होगा तो उसको हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। एंड शेल सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 बी डिनोटेड बाई द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेसिफिक टैक्स पीरियड फॉल, के जिस साल में क्लोजिंग डेट फॉल कर रही होगी जिस कैलेंडर ईयर में, वो कैलेंडर ईयर बेसिकली होगा। जैसे कि अभी हम आने वाला है जून, 1 जून है, तो 30th जून जो है ये क्लोजिंग ईयर होगा। तो 2025 में क्योंकि फॉल कर रहा है तो ये 2025 साल गिना जाएगा। ऐसे ही क्लोजिंग डेट जिस साल में फॉल करेगी स्पेशल ईयर की भी, उसका वो होगा टैक्स ईयर। सेक्शन 2A है। तो बोर्ड जो क्या कहता है, इन द केस आर अ क्लास ऑफ अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, कि जो क्लास ऑफ पर्सन के स्पेशल टैक्स ईयर होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर में परमिट बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू यूज अ नॉर्मल ईयर। कि अगर आपका स्पेशल ईयर है लेकिन आप नॉर्मल ईयर में आना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के जरिए उनको नॉर्मल ईयर कर दिया जाता है उनका। क्लास 2 है इन द केस ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फॉर स्पेशल ईयर, कि अगर वो नॉर्मल में और स्पेशल में जाना चाहते हैं तो उनका स्पेशल ईयर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका सीजनल काम होता है, या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर दिया जाता है। सब सेक्शन 3 है a person may apply in writing to the commissioner to allow him use a 12-month period other than the normal tax year as a special year, and the commissioner may subject to subsection 5 by an order allow him to use the special tax year। तो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए जो पर्सन होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है कमिश्नर को कि मैं नॉर्मल की बजाय स्पेशल में जाना चाहता हूँ ईयर को, और फिर कमिश्नर जो है उसको
परमिशन दे सकता है, परमिशन दे भी सकता है और उसका डिसअलाउ भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। A person using a special year under subsection 2 may apply in writing to the commissioner, allow him a normal tax year, and the commissioner may subject to subsection 5 by an order allow him to the normal. Subsection 5 इसलिए इसको कह रहे हैं कि उसमें वो उसकी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो अगर कोई स्पेशल ईयर में है और वो चाहता है कि मुझे नॉर्मल ईयर में ले आया जाए, तो उसको नॉर्मल ईयर के लिए कमिश्नर अप्रूवल दे सकता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5। तो अब सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 जो था वो क्या है, द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 ओनली इफ द पर्सन हैज शोन द कंपेलिंग नीड टू यूज द स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर। तो कमिश्नर कहता है कि तब करेगा जब वो शो करेगा कि इसमें मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर उसका काम चल नहीं सकता, तो देन वो कमिश्नर उसको अलाउ करेगा टैक्स ईयर। इन केस मे बी द परमिशन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी द कमिश्नर में इम्पोज। तो कमिश्नर उन चीज़ों की वजह से फिर उसको अलाउ करेगा। सबसेक्शन 6 है, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3, 4 शैल बी मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग the appellant and opportunity being heard, and where his application is rejected the commissioner shall record in order the reason for rejection। तो जब कमिश्नर उसको रिजेक्ट करेगा तो उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी हेयरिंग की। जब वो उनको हेयर्ड करेगा तो फिर वो रीज़न बताएगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, तो रीज़न के साथ उसको रिजेक्शन किया जा सकता है। The commissioner may, after providing the persons concerned an opportunity of being heard by an order, withdraw the permission granted under सबसेक्शन 3 एंड 4। और अगर जो दे दी गई थी परमिशन उसको कमिश्नर चाहे तो विदड्रॉ भी कर सकता है स्पेशल ईयर की, कि स्पेशल से नॉर्मल और नॉर्मल से स्पेशल अगर दे भी दी गई है तो उसको विदड्रॉ भी हो सकती है। इसी तरह एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall affect from such date being first day of the special day or the normal tax year as the case may be specified in the order। तो ऑर्डर में स्पेसिफाई कर दिया गया होगा कि कौन सा साल उसका जो है वो फर्स्ट ईयर होगा और कौन सा साल नहीं होगा। सबसेक्शन फर्स्ट डे होगा उसका साल का। सबसेक्शन 9 है, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, the period between the end of the last year period to change and date on which the change of tax year commenced shall be treated as a separate tax year to be known as the traditional tax year। कि अगर उसको जिस साल में चेंज किया जाएगा तो उसी साल में उसको पिछले साल से अलहदा करके दूसरे साल में ट्रेडिशनल ईयर में उसको ले आया जाएगा। सबसेक्शन 10 है, इन दिस ऑर्डिनेंस a reference to a particular financial year shall be unless the context otherwise require, including the special tax year or the traditional tax year commencing during the financial year। तो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर और उसके कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल या ट्रेडिशनल ईयर जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया जाएगा। ए पर्सन dissatisfied with an order under section 347 may file a review application to the board and the decision by the board on such application shall be the final। हाँ, अगर कोई कमिश्नर को अप्लाई करता है कि मुझे नॉर्मल से स्पेशल ईयर में ले आया जाए या स्पेशल से नॉर्मल ईयर में ले आया जाए और कमिश्नर उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर उसके पास ये चांस होता है पर्सन के पास कि वो उसको रिव्यू के लिए अप्लाई करे बोर्ड को, और जो बोर्ड उसको डिसीजन देगा वो उसका फाइनल डिसीजन होगा। ले जी, ये हमने टैक्स ईयर पढ़ लिया। और टैक्स ईयर के बाद जो हमारा पार्ट 3 आता है एसेट्स का। तो एसेट क्या होता है जी? सेक्शन 75 डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। डिस्पोजल करना है किसी एसेट को, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या अक्वायर कर रहे हैं, नया एसेट खरीद रहे हैं, उसके बारे में ये बात बताई जाएगी। ए पर्सन हु होल्ड्स एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड अ डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट द टाइम द पर्सन पार्ट विद द ओनरशिप ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग when the asset is sold, exchange, transfer or distributor, cancelled, redeemed, relinquished, destroyed, lost or expired or surrender।
तो डिस्पोजल ऑफ एसेट हम कब कहेंगे, जो क्लास ए और क्लास बी में कर दिया गया कि डिस्पोज कर दिया गया, एक्सचेंज कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लॉस्ट हो गया, सरेंडर हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये उसका डिस्पोजल ऑफ द एसेट होगा। सेक्शन 75 का सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 है द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन आर अंडर विल shall be treated as disposal of asset by the deceased at the time of asset is transmitted। या फिर जो ट्रांसमिट करता है प्रॉपर्टी, सपोज अपने इनहेरिटेड के नाम लगवाता है, इनहेरिटेंस के नाम, तो वो उसमें जब ट्रांसफ़र की जाएगी प्रॉपर्टी तो उसको हम डिस्पोज ऑफ एसेट कहेंगे, या उसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर देता है तो वो भी एसेट ट्रांसफ़र होगा। सब सेक्शन 3 है द एप्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस एसेट टू अ पर्सनल use shall be treated as a disposal of asset by owner of asset at the time of asset is so applied। तो एसेट की जो एप्लीकेशन जो है ऑफ द बिजनेस एसेट टू द पर्सनल यूज़ में जब कर लेता है, कोई गाड़ी है, बिजनेस की गाड़ी थी, उसको पर्सनल दे दी गई ओनर को, और उसने अपने पर्सनल यूज़ में कर ली गई, तो उसको फिर हम डिस्पोजल कह देंगे, बिजनेस से डिस्पोज होकर पर्सनल यूज़ में आ गई है। इसी तरह सब सेक्शन 3 ए है वेर बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस इट शैल बी ट्रीटेड एज बिन डिस्पोजल। को जो बिजनेस को सीज कर दिया गया या इसको बिजनेस में इस्तेमाल से बंद कर दिया गया तो उसको भी हम डिस्पोजल कहेंगे कि बिजनेस के खाते से वो निकल गया, अब पर्सनल में है या उसकी ओनरशिप में है वो अलग बात है। सबसेक्शन 4 है डिस्पोजल शैल इंक्लूडिंग द डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट, तो उसका कोई पार्ट भी डिस्पोज ऑफ किया गया है उसको भी हम डिस्पोजल कहेंगे। इसी तरह अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायर एन एसेट एट द टाइम द पर्सन बीइंग ओन्ड द एसेट इंक्लूडिंग एट द टाइम पर्सन इज ग्रांटेड एनी राइट। तो पर्सन कब एसेट को इंक्लूड करता है कि जब वो उसके राइट्स उसको इस्तेमाल करने के उस पास आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये अब इसका हो गया है। The application of personal asset to the business use shall be treated as acquisition of asset or the owner at the time of asset is so applied। इसी तरह जब हमने कहा था कि बिजनेस से पर्सनल यूज़ में चला गया है तो वो डिस्पोजल हो गई है, लेकिन कोई पर्सनल यूज़ का एसेट अगर बिजनेस में ले आए हैं तो फिर हम उसको कहेंगे कि एक्वायर कर लिया है, बिजनेस ने एक्विजिशन कर लिया है, तो उसको जब से वो बिजनेस यूज़ में आएगा तो उसको हम एक्विजिशन करेंगे। तो इन दिस सेक्शन में बिजनेस एसेट्स क्या होता है, मीन an asset held wholly or partially for the use in the business including stock in trade and depreciable asset। तो जो wholly बिजनेस के यूज़ में हो रहा हो, उसमें चाहे स्टॉक इन ट्रेड है, चाहे वो डेप्रिसिएबल एसेट है, तो उसको हम बिजनेस एसेट कहेंगे। इसी तरह एक पर्सनल एसेट्स है मीन एसेट्स हेल्ड होली फॉर द पर्सनल यूज़, तो जो टोटल पर्सनल यूज़ के लिए एसेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये पर्सनल एसेट है। इसी तरह सब सेक्शन 75A है परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, कि अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं बैंकिंग चैनल से तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो पर्सन शैल परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर दैन द 5 मिलियन रुपीज़, कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू जो है 5 मिलियन से ज़्यादा होगी तो आप उसको नहीं ख़रीद सकते जब तक कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ख़रीदेंगे। बाई एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 बिलियन रुपीज़ अदरवाइज दैन ऑफ द क्रॉस चेक ड्रॉन बैंक आर थ्रू क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस पे ऑर्डर एंड एनी अदर क्रॉस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शोइंग अ ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट। इसी तरह जैसे कि प्रॉपर्टी का मैंने बताया कि वो थ्रू क्रॉस बैंक उसको पेमेंट करेगा तो देन 5 मिलियन से अबव की प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। इसी तरह कोई और एसेट अगर ख़रीदना चाहता है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो जो बायर है क्रॉस बैंक अपने बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में वो पेमेंट करेगा। वो क्रॉस बैंक चेक भी हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो सकती है, या कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए होगा, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो उसको क्लेम कर सकता है और उसकी वो डेप्रिसिएशन या अपना क्लेम कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन केस द इमूवेबल प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स द वैल्यू नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 68। अभी हम पढ़ के आए हैं
कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो बोर्ड एक नोटिफिकेशन करता है कि इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, फिक्स करता है, या फिर प्रोवेंशनल अथॉरिटी हमने कहा था कि अगर बोर्ड में नहीं होगी तो फिर डीसी रेट जो उसका यूज़ होगा जिस पे स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। इसी तरह इन केस द ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अंडरटेकिंग इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 के, अगर 1 के तहत हम ट्रांजैक्शन नहीं करते, यानी कि थ्रू बैंकिंग चैनल हम ट्रांसफ़र नहीं उसको करते फेयर मार्केट वैल्यू को, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि क्लास ये कहती है सच एसेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस अंडर सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 इन दिस ऑर्डिनेंस। नंबर 1 तो इस पर ये क्लेम नहीं कर सकेगा डेप्रिसिएशन अलाउंस, इनिशियल अलाउंस और बाकी अलाउंसेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकेगा। दूसरा, सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कास्ट इन टर्म ऑफ सेक्शन 76 में वो कास्ट नहीं सवर की जाएगी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी गेन और सेल ऑफ एसेट, तो उसमें किसी गेन और सेल ऑफ एसेट की नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 75A के परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल हमने किस तरह करना है। तो अब आगे हमारा सेक्शन जो है 75 वो काफ़ी बड़ा है, मेरा ख्याल है हम इसको बाद में पढ़ेंगे 76 को। तो अभी जो है यहाँ तक हम 75 तक अपना कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और फिर जो आप समझ रहे होंगे वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके दूसरों को भी समझा रहे होंगे। लेकिन अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।